नमस्कार बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पहला वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा। और आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो देखिए आप पार्ट सेकंड। केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं तो इस तरीके की प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। और उन केमिकल रिएक्शंस को हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस को आप इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, एक समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, और वो समीकरण है पूरी रिएक्शन को आपको शो करता है कैसे रिएक्शन लिखी जाती है। सबसे पहले स्केलेटन तैयार करेंगे, उसके बाद में उसको बैलेंस करेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अभी टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। In a chemical reaction, atoms of one element do not change into atoms of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. मतलब ध्यान रखिए कि कोई एटम है वो ऐसा नहीं है कि एक एटम दूसरे एटम में बदल जाएगा। मतलब जो एटम है वो तो रहेगा ही, वो सिर्फ कंपाउंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कंपाउंड्स में बदल जाएंगे, परंतु उनका एग्जिस्टेंस है, वो एटम है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके साथ में ही ऐसा नहीं है कि एक जगह एटम है वो डिसअपियर हो जाता है और कहीं दूसरी जगह पर वो रीअपियर हो जाता है। इस तरीके का भी नहीं होगा कि उसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एटम तो अपना कंजर्वेशन करेंगे, कंजर्व रखेंगे, नंबर उनका कंजर्व रहेगा। एक एटम है वो अपने तरीके में ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा। याद रखने वाली बात है कि जो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो नया बॉन्डिंग है वो बनेगा, पुराना टूटेगा। और जब नया केमिकल बॉन्डिंग बनती है तो वो जो प्रोडक्ट है उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी बदल जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में ये याद रखने वाली बात है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड हैं वो बनते हैं। किसके बीच में? एटम के। एटम वही रहेगा, परंतु बॉन्डिंग बदलने से वो उसके जो प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल फार्मूला है और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, और उसी को हम बोल रहे केमिकल रिएक्शंस। अभी सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का बच्चों मतलब ही क्या होता है? कंबाइन होना, जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं। These are the reactions in which a product is formed by combining two or more reactant। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं आपस में जुड़ करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो रिएक्शन कौन से टाइप की है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखिए, टेक सम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम इन ए बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, बीकर बिकम्स हॉट, calcium oxide reacts vigorously with water to produce slagged lime calcium hydroxide releasing heat। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, ये क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको आपने ये सॉलिड स्टेट में है। इक्वेशन को आप फिर से रिकॉल करिए कि आप कैसे उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन है कैसे लिखी जाती है, तो आपको कंफर्म परफेक्ट याद रह जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था, क्विक लाइम उसको बोल रहे थे, पानी में हमने मिलाया H2O, पानी उसमें डाला और यहाँ बना प्रोडक्ट। इसको क्या बोल रहे हैं? स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा। ए क्यू का मतलब एक्वस है, इसको स्लैग्ड लाइम बोल रहे हैं। आपको ये दिखाई देगा और जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा। बीकर गर्म होने का मतलब यहाँ पर क्या है? ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरीके से जब दो चीजें मिल रही हैं, ये
कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस तरीके के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गर्म हो जाएगा बीकर, वाटर कैल्शियम इनको सॉल्यूशन बनेगा। स्लैग लाइम सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स slowly with CO2 in air to form a thin layer of calcium carbonate CaCO3 after 2-3 days of whitewashing, giving a shiny finish to the walls. Marbles is also calcium carbonate। तो बच्चों ये देखिए, जो हम आपने स्लैग्ड लाइम सॉल्यूशन जो बना था, इसको हम व्हाइट वॉश करने के लिए काम लेते हैं, दीवारों को पोतने के लिए काम लेते हैं। दीवार जब पोत देते, आप देखिए, आपने गौर किया होगा, जब आप चूने की व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो शुरू में इतना शाइनिंग नहीं आती, इतनी कलर नहीं आते, और जैसे ही उसके साथ में CO2 रिएक्ट हो जाती है, जो कि एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो शाइनिंग आने लग जाती है, चमकीला सफेद रंग आपको दिखने लग जाता है दीवार पर। और एक एग्जाम्पल और दिया है, जो मार्बल होता है, जो संगमरमर होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये रिएक्शन देखिए आप यहाँ पर, ये CaOH 2 प्लस CO2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आफ्टर पॉलिश करने के बाद में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये CaCO3 बन रहा है, कंबाइन हो रहा है, और फिर H2O रिलीज हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और इसी की वजह से ये क्या बन जाएगा? शाइनिंग आएगी, और जो मार्बल होते हैं वो भी इसी तरीके के प्रोसेस से बनते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ कोल, जो कोयला जलता है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन गैस है, कार्बन सॉलिड है, कोयले में सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन प्लस O2 गैस यहां बनाएगी CO2 गैस। तो दो एटम हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, वहां कंबाइन हो रहे हैं और CO2 बन रही है, और ये प्रोसेस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप कहां देख सकते हैं? बर्निंग ऑफ कोल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O एंड O2, ये केमिकल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बनने की प्रोसेस है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ये वाटर बन गया। ये दोनों गैसियस फॉर्म में थे, आप इसको फिर से समझिए, बैलेंस भी हो रहा है, बैलेंस इक्वेशन भी है साथ में, ये गैसियस रिएक्टेंट हैं, और यहाँ पर ये दोनों से अलग डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लेकर के वाटर बन रहा है लिक्विड फॉर्म में। Reaction in which heat is released along with formation of product are called exothermic chemical reactions। जो हीट प्रोड्यूस करती है, रिएक्टेंट से आपस में रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ में ही वो प्रोडक्ट देते समय बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, तो उस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो बर्न होता है, बर्निंग होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। यहाँ नेचुरल गैस मीथेन CH4 प्लस 2O2, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर के CO2 प्लस 2H2O वेपर के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके साथ में रेस्पिरेशन में आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 एक्वेस सॉल्यूशन में प्लस 6O2 एक्वेस सॉल्यूशन में बनाएगी, प्रोडक्ट देगी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी है वो क्या है? यूटिलाइज करती है, सेल है वो ATP बनाने में, ATP सिंथेसाइज करने में काम आती है। और हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की सेल्स हैं, इसी एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी, जिनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं।
और कॉम्बिनेशन का मतलब तो बेटा आपको समझ में आ ही गया, कंबाइन होना, जुड़ना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है वो भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पहले हमने पढ़ा, जो रिएक्शन है वो खाका तैयार किया, आपने स्केलेटन तैयार किया, तो वो सबसे पहले हमने बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वहां पर ये बात पड़ी थी कि मैग्नीशियम स्ट्रिप को आपको जलाएंगे तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये रिएक्शन है वो भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही आपको समझ में आता है, एक में जुड़ रहा है, कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा है, डी मतलब टूट रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों शब्द से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आपको बहुत आसानी से समझ में, अगर शब्द समझ में आ गया तो रिएक्शन आप समझ पाएंगे, उसका मीनिंग आप लिख पाएंगे। दीज आर द रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट है वो टूट करके और सिंपल फॉर्म के प्रोडक्ट बनाता है। मतलब कहने का कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जो जिसके बीच के बॉन्ड टूटते हैं, जब बॉन्ड टूटेंगे तो वहां पर सिंपल प्रोडक्ट है वो बनेंगे। एग्जाम्पल देखिए, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, हीट इट ओवर फ्लेम, green color of ferrous sulfate is changed with characteristic odor of burning sulfur. When heated, ferrous sulfate FeSO4 7H2O loss water. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3। तो यहां पर देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट है, वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है और विखंडन हो रहा है। इस टूटने को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। किस में टूटा ये, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 में ये टूटता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, इस तरीके की रिएक्शन को आप क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यहां समझाया हुआ है चित्र के द्वारा। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। कभी भी टेस्ट ट्यूब को अपनी मुंह की तरफ या अपने साथियों की तरफ ये टेस्ट ट्यूब का मुंह को अपनी करके और गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो निकल सकता, आ सकता है आपकी बॉडी पर। बॉइलिंग ट्यूब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है, इनको बॉईल कर रहे हैं तो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में उसको रखिए। ये भी ध्यान रखिए कि सामने कोई आपका मित्र तो नहीं है उसकी तरफ मुंह हो जाए। तो ये आपको केमिकल रिएक्शन को ये समझने के लिए अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो ध्यान रखना है लाइफ में। डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में ऑन हीटिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। CaO कैल्शियम ऑक्साइड हैज मेनी यूजेस, एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में ये काम आता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। अगर आप गर्म करके डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो रिएक्शन किस प्रकार की कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ये आप देख रहे हैं CaCO3 लाइम स्टोन है, इसको आपने गर्म किया तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो बनेगा सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से टूटने के प्रोसेस को यहाँ पर हमने समझा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद में और एग्जांपल देखिए, टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आर एमिटेड। ये देखिए लेड नाइट्रेट है 2PbNO3
इसको लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया, गर्म किया ये टेस्ट ट्यूब में, तो क्या रिलीज हो रहा है, यहां पर बनेगा, ये टूटेगा, लेड नाइट्रेट है वो टूटेगा, टूट जाएगा। लेड ऑक्साइड में 2 PbO प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, इन सब में ये टूट जाता। तो एक कंपाउंड है वो 3 प्रोडक्ट में टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। At the base of a plastic mug, drill 2 holes and fit rubber stoppers. Insert carbon electrodes in rubber stoppers. Connect electrodes to a 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add few drops of dilute H2SO4 to the water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the electrodes. Switch on the current. Bubbles are formed at electrodes by displacing water in test tubes. At cathode, negative electrode, hydrogen gas is collected. At anode, positive electrode, oxygen is collected. At the cathode, double amount of gas is collected as compared to anode, because during the breakdown of water, 2 hydrogen molecule is released with 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन क्यूब, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, एक पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन एक ही रिलीज होता है, इसलिए यहां पर डबल ये हो रहा है। तो ये एक रिएक्शन है, आप इसको सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए एक मग है, प्लास्टिक का मग है, इसमें होल बनाए और इसमें इन होल को जोड़ दिया, इसके अंदर कैथोड और एनोड, और इसको कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी। आप बिजली से कभी नहीं करिए, इसको 6 वोल्ट बैटरी से, सिंपल बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे और वो काम कर रहा है। यहाँ पर इसको जब स्विच ऑन करेंगे तो आप देखिए पानी है जो कि आपने मग में भरा हुआ है वो टूटना शुरू हो जाएगा। ये टूटा है, आप यहाँ ये देख पा रहे हैं। यहाँ एनोड पर कौन है, ये एनोड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और कैथोड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ये क्योंकि अपोजिट ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगे हुए, ये नेगेटिव कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जबकि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर ये गैस है वो बनना शुरू हो जाएंगी वाटर के टूटने से। ठीक है, एनोड पर कौन कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन, जबकि कैथोड पर कौन होगा, हाइड्रोजन। Test tube test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. आपके माउथ नहीं, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर करना है बच्चों। आपको पता है कि ये ऑक्सीजन गैस है वो ज्यादा फ्लेम के साथ में, वो जो आप कैंडल लेके आएंगे तो तेजी से जलने लगेगी, और हाइड्रोजन गैस है तो वो ब्लास्ट के साथ में जलेगी, इसलिए दूर रख के इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेक 2, इसके बाद में टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, प्लेस दिस इन सनलाइट फॉर सम टाइम, इट्स व्हाइट कलर टर्न्स ग्रे, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। सिल्वर क्लोराइड है उसको आपको क्या करना है, बर्न किया आपने, और वो जो अभी व्हाइट कलर था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे में, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है वो टूट गया। किस में टूटा, सिल्वर और क्लोरीन में, इसलिए जो व्हाइट कलर है वो ग्रेइश हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप देखिए, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट में आपने रख दिया, 2Ag प्लस Cl2, तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर ये ग्रेस प्रोडक्ट है, ये बन जाएगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। इसके साथ में एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ प्रैक्टिकल के द्वारा रिएक्शंस को समझाया गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इनको एग्जाम्पल के साथ में समझाया बच्चों। आपकी बुक में भी दिया है, तो एग्जाम्पल के साथ में उसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। रटना नहीं है, समझना है।
सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, इसके जैसे ही करेगा सिल्वर ब्रोमाइड भी। यहां इसको देखिए 2AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये टूट जाएगा। 2Ag प्लस Br2 में डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, वो फोटोग्राफी में काम लिए जाते हैं बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जो बनते हैं उनमें। decomposition reactions require energy, heat, light or electricity to break down the reactant। कोई भी बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप नहीं टूटेगा। वो एनर्जी वो सन से मिल सकती है, या आप उसको गैस के द्वारा या कोई भी बर्नर के द्वारा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, अन्यथा वो टूटेगा नहीं। तो एनर्जी होनी जरूरी है टूटने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वाली रिएक्शन में बहुत सारे एग्जांपल देखे हमने एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। जब आप एनर्जी दे रहे हैं तोड़ने के लिए, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो देखिए बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो अभी ये एग्जांपल जो जिसमें डिकम्पोजिशन में एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, सनलाइट देनी पड़ रही है, तो वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस। टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, मिक्स 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH2 प्लस NH4Cl, ये टूट जाएगा आपके BaCl2 प्लस NH4OH में। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो मतलब नया प्रोडक्ट बनेगा BaCl2 प्लस NH4OH, तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एनवायरमेंट, सो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूल। आप टच करके देखेंगे, ये रिएक्शन करके देखेंगे केमिस्ट्री लैब में। सावधानी से केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन, जितने भी प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, बहुत सावधानी से करने होते हैं बच्चों। आप अपने से खुद घर में ना करें प्लीज, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अंडर सुपरविजन ऑफ योर टीचर यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकल्स और रिएक्शंस, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। इसके बाद में तीसरी रिएक्शन देखिए, तीसरे टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सब सीधा सा मतलब है, डिस्प्लेस होना, कोई चीज कंपाउंड का, कोई मॉलिक्यूल का, कोई एटम का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। बड़ा सा सीधा सा मतलब है डिस्प्लेसमेंट का। दीज आर द रिएक्शंस in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने कंपाउंड को छोड़ करके और चले जाएगा लेस रिएक्टिव कंपाउंड की ओर, तो ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, फिर से समझिए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेसेस हो जाएंगे ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे लेस रिएक्टिव टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। इसको आगे समझिए अच्छे से। टेक 3 iron nails cleaned by rubbing with sandpaper, take 2 test tubes A, B and add 10 ml copper sulfate CuSO4 solution in each test tube। पहले आपको आयरन नेल्स लेनी है, कील लेनी है आयरन की, अच्छे से उसको साफ करना है, और साफ करने के बाद में टेस्ट ट्यूब ए और बी में रखना है। इसके बाद में प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन ऐड करेंगे और immerse 2 iron nails in CuSO4 in test tube B, keep 1 iron nail aside for comparison। 2 आयरन नेल को आपको क्या करना है?
CuSO4 सॉल्यूशन वाले कंपाउंड में सॉल्यूशन में रखनी है, और एक नेल है वो आयरन नेल अलग रखनी है टेस्ट ट्यूब में। आपको कंपैरिजन देखना, समझना है कि क्या हुआ है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स, दे बिकम ब्राउनिश इन कलर, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फेड्स। ब्लू कलर है वो फेड हो गया। CuSO4 का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, फेड्स हो गया। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई? आयरन है Fe प्लस CuSO4, ये सॉल्यूशन आपने लिया, ये आयरन नेल है। जब रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट के साथ में, तो FeSO4 आयरन सल्फेट बनेगा प्लस Cu। कॉपर को उसने निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसने किक आउट कर दिया। अभी ये कंपाउंड फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट बना रहा था, Cu है वो SO4 के साथ में जुड़ा हुआ था। जब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने CuSO4 को निकाल दिया और खुद जुड़ गया। तो SO4 को किसने कैप्चर कर लिया, किसने जोड़ लिया अपने साथ में? आयरन ने जोड़ लिया, क्योंकि आयरन है वो मोर रिएक्टिव है। तो यही तो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट में, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो लेस रिएक्टिव दोनों के, आयरन और कॉपर में लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। तो कॉपर को किक मार दी भाई, बाहर निकाल दिया, और सल्फेट को उसने अपने साथ में जोड़ लिया, और ये बन गया FeSO4, आयरन सल्फेट बन गया। इसको आप रिएक्शन में देखिए, here iron has displaced by copper from CuSO4 सॉल्यूशन। आप देखिए, ये देखिए, ये आयरन नेल आपने लगाई है, आयरन नेल है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन में लिया, तो ये कैसा कलर हो गया? कलर फेड हो गया, ये इसका ब्राउनिश कलर इसका हो गया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल, ये आपके ये पूरा सेटअप है। आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अभी ब्लू कलर का था, जब आप आयरन नेल डालेंगे तो अभी इसका कलर है वो फेड हो जाएगा। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहां पर भी ये क्या हो रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ पर जिंक है वो कॉपर सल्फेट में मिलाने पर क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, और कॉपर है वो रिलीज हो जाएगा। एक और रिएक्शन देखिए, ये लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, PbCl2 यहां पर बनेगा, लेड क्लोराइड बनेगा प्लस Cu रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, नया एलिमेंट है वो जुड़ रहा है कंपाउंड में, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये कंपाउंड में था, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया और खुद जुड़ गए, ये PbCl2 बना, ZnSO4 बना, और एक यहां पर हमने FeSO4 बना। तो ये जितने भी मोर रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव को निकाल देंगे और खुद वहां पर जुड़ जाएंगे। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किक आउट कर दिया। और अब देखिए चौथे प्रकार की रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां थोड़ा सा अंतर है, यहां पर एक एलिमेंट है वो निकल करके दूसरे के साथ में जुड़ेगा, दूसरा है वो पहले वाले के साथ में जुड़ जाएगा। मतलब एक एक दूसरे के साथ में जुड़ा, तो अभी इसमें इस रिएक्शन में तो यहां पर इसको बाहर ही फेंक दिया, यहां पर नए कंपाउंड बन रहे हैं। पुराना वाला टूटेगा तो उसके साथ में मतलब जोड़ी बदल जाएंगी, एक है वो दूसरे के साथ में, दूसरा पहले के साथ में। इस तरीके की रिएक्शंस को क्या बोल रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These are the reactions in which there is an exchange of ions between the reactants. आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में अलग बात थी, वहां पर मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को फेंक रहा था, निकाल रहा था। यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल्स देखिए,
take 3 ml sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take 3 ml barium chloride solution. Mix the two solution, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दो सॉल्यूशन लिए 3-3 ml और उनको मिक्स कर दिया टेस्ट ट्यूब में. ए वाइट सब्सटेंस BaSO4 barium sulfate is formed by the reaction of SO4 2 minus and Ba2 plus. This water insoluble substance is called precipitate. Any reaction that produces a precipitate is called precipitation reaction. जहां पर पानी में नहीं घुलने वाली चीजें वो बॉटम में आ जाएंगी तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. और जिस रिएक्शन में पहले सॉल्यूशन था, रिएक्शन होने के बाद में नीचे कुछ चीजें जमा हो जाती है बॉटम में, तो इस प्रकार की रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे. और रिएक्शन को आप इक्वेशन फॉर्म में देखिए. द अदर प्रोडक्ट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड रिमेन्स इन सॉल्यूशन. यहां पर रिएक्शन देखिए, हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2. ये क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? ये दो रिएक्टेंट सॉल्यूशन हमने लिए थे आपस में रिएक्शन करके. BaSO4 Na2 की जगह पर Na2 यहां से निकल गया और बेरियम आ गया इसके साथ में, BaSO4 बना, एक एक्सचेंज हुआ, बेरियम सल्फेट बना और इसके साथ में BaCl2 के साथ में Cl2 था, ये निकल करके किसके साथ में चले गया? Na के साथ में चले गया. तो यहां पर आयंस का, एलिमेंट्स का एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे को अदला बदली हुई. ये आप Na2SO4 प्लस BaCl2 फॉर्म्स द BaSO4 प्लस 2NaCl. और इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चों. रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. ये भी एक दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट है. PbNO3 2 प्लस 2Ki इज इक्वल टू PbI2. यहाँ पर Pb है, उसके साथ में NO जुड़ा हुआ था, NO3 जुड़ा हुआ था, इसके साथ में आयोडाइन जुड़ गई यहाँ पर, तो PbI2 बना, प्लस NO3 था वो K के साथ में, पोटेशियम के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा. तो PbNO3 2 प्लस 2Ki इज इक्वल टू PbI2 प्लस 2KNO3. तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम देख पा रहे हैं. इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स. हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 gram copper powder. The surface of copper powder becomes coated with black copper iodide. Copper oxide. This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. ये देखिए आप सिंपल, ये चाइना डिश है, बोन चाइना की कोई कटोरी है, उसको बाउल को लेकर के और उसमें आपने कॉपर पाउडर को गर्म किया, तो कॉपर पाउडर है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक कोटेड हो जाएगा. यहाँ देखिए 2Cu प्लस O2. O2 कहाँ से मिल रही है? एयर से मिल रही है. क्या बना? 2CuO. और इस तरीके से ये ब्लैक का कलर की हो जाएगी. जो कॉपर की जो सुनहरा कलर है वो ब्लैकिश हो जाएगा. आप उसको जब गर्म करेंगे. चाइना डिश यहाँ पर कंटेनिंग कॉपर पाउडर, वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड. अच्छा सॉरी, ये आप रिएक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं. यहाँ ये देखिए नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल रहे हैं. इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज said to be oxidized. Such reaction is called oxidation reaction. ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इफ ए सब्सटेंस लूज oxygen during a reaction it is said to be reduced. Such reaction is called reduction reaction. ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे. और अब देखिए ये रिएक्शन यहां पर हमने पढ़ा, ये देखा
अगर कॉपर पाउडर को आप गर्म करते हैं तो वो ब्लैक कोटेड हो जाती है, उसका सुनहरा कलर है वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में कौन ऐड हो गया, ये ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड CuO copper oxide, the black coating turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. अगर ये कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ में, इसके पास में से, इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो Cu+H2O वापिस वो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, कॉपर वापिस सुनहरे रंग में आ जाएगा और इसमें पानी बनेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन एंड is reduced, the hydrogen gains oxygen, it's is oxidized. When one reactant gets oxidized and the other gets reduced in a reaction, it is called oxidation reduction reaction, redox reaction. जब ऑक्सीजन गेन करना या ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजन गेन कर रहा है मॉलिक्यूल में और दूसरा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रही है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन। यहां आप देखिए H2O है, H2 हाइड्रोजन गैस है, उसने ऑक्सीजन ले लिया तो ये बना H2O। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कॉपर ने ऑक्सीजन लूज करी है, इसका ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O, ये कंप्लीट रिएक्शन है। इसमें गेन और लॉस दोनों ही हो रहे हैं, ऑक्सीजन लॉस भी हो रहा है, ऑक्सीजन गेन भी हो रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO and ZNO is reduced to zinc. ZNO जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, ये Zn प्लस CO में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, CO बनी। तो यहाँ पर ये कार्बन और CO के बीच का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन, और Zn और Zn के बीच में है वो रिडक्शन। HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2। यहाँ पर भी देखिए MnO2 plus 4HCl, यहाँ MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 बनता है। तो इसने क्या किया, Mn ने, मैग्नीज ने ऑक्सीजन को लूज किया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और HCl में H ने यहाँ पर वाटर बना रहा है तो ऑक्सीजन गेन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके के रिएक्शंस हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। कोई चीज ऑक्सीजन गेन करती है और हाइड्रोजन लॉस करती है तो उसको ऑक्सीडाइज स्टेज बोलते हैं। इफ ये सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, आकर ऑक्सीजन छोड़ करके हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड स्टेट बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड रिएक्शन बोल रहे हैं। ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, एयर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडाइज्ड यहाँ रिएक्शन बोल रहे हैं। और बच्चों लास्ट पॉइंट हमारा आ गया है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी जिंदगी पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। पहला है कोरोजन। कोरोजन में देखिए इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा। एग्जांपल ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अगर आप सिल्वर है उसको बाहर रख देते हैं या सिल्वर काफी दिनों तक खुले में रखा रहता है तो ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है। और कॉपर को अगर आप खुले में रख देंगे, मॉइस्चर में रख देंगे, तो वो
क्या होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आना शुरू हो जाएगा। आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लैप्ड फॉर सम टाइम, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। जो जंग लगने की प्रोसेस है वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। जब एयर में ऑक्सीजन तो है ही, अगर उसमें मॉइस्चर या बारिश पड़ जाए लोहे पर तो वो उसके ऊपर रेडिश पाउडर लगना शुरू हो जाता है, लोहा है वो गड़ना शुरू हो जाएगा। उसको जंग लगना बोलते हैं, परंतु क्या हो रहा है, वो कोरोजन हो रहा है। कोरोजन का मतलब घिसना, टूटना, फूटना या कमजोर पड़ना। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, to all objects made of metals। ये मेटल्स के बने होते हैं, तो धीरे धीरे जो कार की बॉडी है, बाइक है, साइकिल है, या जो ब्रिज बने लोहे के ब्रिज बने हुए हैं, मेटल के ब्रिज बने हुए हैं, वो धीरे धीरे उनमें कोरोजन शुरू हो जाता है। आयरन की बनी हुई रेलिंग्स होती है, उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है। सिप जो कि मेटल के बने होते हैं, उनमें भी जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लिए धीरे धीरे उसकी लाइफ है वो कम पड़ने लग जाती है। तो वो कहलाती है रस्टिंग ऑफ, या कोरोजन कहेंगे उसको, धीरे धीरे वो खराब होना। और नेक्स्ट है रेंसिडिटी। when fast and oils are when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। वो सड़ने लग जाते हैं, या कहना चाहिए कि वो बदलने लग जाते हैं, रेंसिडिटी उनमें आने लग जाती है। फैट्स और ऑयल्स हैं ऑक्सीडाइज्ड हो जाए तो वो क्या है, उनकी स्मेल बदल जाती है, उनका स्वाद बदल जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम डाल देंगे तो उनमें जंग नहीं लगेगा, उनमें कोरोजन नहीं होगा, उनकी रस्टिंग नहीं होगी। सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड कंटेनिंग फैट्स ऑयल। तो एंटीऑक्सीडेंट है वो आप क्योंकि लोहे में तो इतनी मात्रा में कोटिंग करनी पड़ेगी। अगर फैट ये सब्सटेंस आप ले रहे हैं, आपके खाने की चीजें हैं, तो खाने की चीजों को बिगड़ने से बचाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, जिससे उनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो नहीं हो। और इसीलिए ये ऑयल और फैट है वो कई सालों तक रखे जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। और क्योंकि खाने की वस्तुएं होती हैं तो यहाँ पर तो 6 महीने की लिमिट होती है। एफएसएसएसआई ने ये बताया हुआ है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर ऑक्सीडेशन रोकना है तो जो भी भोजन होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा। फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। अगर चिप्स है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको गैस भरनी पड़ेगी, जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा। और इसीलिए बच्चों देखेंगे आप, जितने भी पैक्ड चिप्स है या मुरमुरे हैं या जो भी लेज और इस तरीके की चीजें हैं, उनमें सभी में गैस भरी होती है। उसका मतलब क्या होता है कि वो रेंसिडिटी से बचाने का काम करते हैं। तो हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, बताना है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज मंडली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।